चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन बात की जाए कि प्लांट मिनरल और जो न्यूट्रिशन है, मिनरल की बात की जाए और न्यूट्रिशन की बात की जाए, यही बात है ना। मिनरल्स का मीन्स मिनरल्स आप जानते हो ना, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता कहां पर है माता जी? मिनरल का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा? हाँ, अपन को जो मिनरल मिलेंगे, मिनरल्स जो मिलेंगे प्लांट को मिले या अपन को भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ज्यादातर तो प्लांट को मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट को रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो अपनी रिक्वायरमेंट अपना आप हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हो। तो प्लांट को मिनरल का, या आप ऐसे बात करें कि मिनरल का फॉर्मेशन होता कहां पर है? हाँ, कहां पर? सोयल में। अब सोयल में आए कहां से? मैक्सिमम जितने भी मिनरल्स होते हैं ना वो सोयल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट एब्जॉर्ब करता रहता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता रहता है। कभी कभी सोयल में भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, सोयल में भी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जैसे सोयल में मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस डेफिशिएंसी से रिलेटेड प्लांट में उस मिनरल से रिलेटेड जो भी डिजीज कोज होती है उससे रिलेटेड करैक्टर जनरेट हो जाते हैं। यही बात करोगे ना भाई। आप ये मानो कि कोई सा भी मिनरल हो, वो मिनरल सभी प्लांट में एसेंशियल है, जिसका डेफिशिएंसी होगा उससे रिलेटेड उसमें उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले करैक्टर सामने आ जाएंगे, या उससे रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड सामने आ जाएंगे। जैसे प्लांट है, प्लांट हरा भरा है, ग्रीन है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन उसकी प्लांट की लीफ कैसी हो जाए, येलो कलर की हो जाए। कभी कभी प्लांट ऐसा होता है कि उसमें कुछ मिनरल्स की न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी इन्वॉल्व करें, तो कभी कभी आपने देखा होगा इमैच्योर फ्रूट मैच्योर होने से पहले डाउनफॉल हो जाते, फॉल अप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। जैसे लीफ की भी बात करें तो लीफ में भी ऐसा देखा होगा, कभी कभी पत्तियां किसी कारण से ग्रीन ग्रीन गिर जाती है, नीचे डाउनफॉल हो जाती है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का ही कुछ ऐसा इफेक्ट होगा जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रही होगी, उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन आप जो भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हो, कोई भी आप क्रॉप्स ग्रो करते हो, तो उनमें कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप प्लांट को लेकर के या डायरेक्ट बोलते हो, या जो भी आप एग्रीकल्चर की दुकान होती है तो वहां कहते हो कि भैया प्लांट में ऐसे ऐसे करैक्टर हो रहे हैं, तो आप इसका, फिर वहां से कुछ अपन को देता कि भैया इसका स्प्रे कीजिए और स्प्रे करने से इसका वो हो जाएगा समाधान, डायग्नोसिस हो जाएगा। ऐसा ही है माता जी। तो मिनरल आपको मेनली जो फॉर्मेशन हुआ है, रॉक्स, जो चट्टाने होते हैं, रॉक्स होते हैं, वहां पर मिनरल का फॉर्मेशन होता है मैक्सिमम। आप जानते हो जैसे ही बारिश का सीजन होता है, जो भी पहाड़ी वाला हिल्स एरियाज होते हैं, तो वहां से पानी आता है ढलान से, तो वहां पर चट्टान ब्रेक होती है, ब्रेक होने से वाटर से तो ब्रेक तो होती है ना, जो या पूरे साल जो भी एनिमल घूमते हैं तो उनसे चट्टाने ब्रेक होती है, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। और वही मिनरल्स बह करके फ्लो होकर के वाटर में आते हैं, और वाटर के थ्रू वो मिनरल्स वापस कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं? हाँ, सोइल में आ जाते हैं, उसको अपन वापिस सप्लाई करते हैं, तो वाटर की सप्लाई, ऐसे भी मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ऐसे मिनरल प्लांट में भी मेन मैक्सिमम आपको कुछ ऐसे सबस्टेंस भी है जो डायरेक्ट आपको इससे मिलता है और कुछ इससे मिलता है। ऐसा है आपका, जैसे ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये तो हर प्लांट को मिलते ही है, किसी न किसी कंडीशन में मिलता ही है। और ये नहीं मिलेगा तो प्लांट को उससे रिलेटेड फिर क्या होगा? प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गया नहीं तो, क्योंकि इसके बिना तो लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना भाई। कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो ये तो एसेंशियल हो गया, इनके बिना सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे अपन कोई प्लांट है, उस प्लांट को आपने
उखाड़ा, डिग करा, उसको पूरा निकाला, उसको जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। जलाने के बाद उससे क्या बनेगा? लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, यही बनेगा ना। अब इसको आप प्रोसेस को बोल सकते हो एस एनालिसिस। आप इस एनालिसिस के थ्रू आप उस प्लांट में पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी का आप क्या कर सकते हो? प्लांट में डिटर्मिनेशन कर सकते हो एलिमेंट का। भाई कार्बन होता है कि नहीं? कार्बन तो ब्रेक क्या हो जाता है? बर्न हो जाएगा। कार्बन तो बर्न हो जाएगा माता जी। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सबका पता लगा सकते हो उसका एनालिसिस करोगे तो एस एनालाइज ऐसा माना जाता है कि मोर देन 60 टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स में। क्या? मोर देन 60 टाइप के। लेकिन इनमें से जो एसेंशियल एलिमेंट रहेंगे ना वो आपके इनमें से केवल इतने टाइप के 17 जो एलिमेंट है इनको आप क्या बोलोगे? एसेंशियल एलिमेंट बोला जाता है। क्या है? ऐसे अबाउट मोर देन कितने? 60 है। इन 60 में से केवल जो एसेंशियल एलिमेंट रहेंगे जो प्लांट को रिक्वायर रहेंगे, प्लांट इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना मतलब सरवाइव नहीं कर सकता, इससे रिलेटेड यदि कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे रिलेटेड डिजीज कोज हो जाती है, तो वहां पर ये वाले एलिमेंट है। अब ये वाले कौन कौन से एलिमेंट है? ये हो गया कौन? CHON, केस के Fe, Mg, Mn, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम और निकिल। ये आपके कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 17 एलिमेंट्स हैं जिनको आप एसेंशियल एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसेंशियल एलिमेंट। 17 हो गए टोटल, हो गए ना? कितने हुए? 17 तो नहीं हुए? नहीं हुए ना। कुछ और एलिमेंट हैं जिनकी बात करें तो आपके सोडियम का भी रिक्वायरमेंट होता है। ये बेनिफिशियल एलिमेंट है। सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट ये बेनिफिशियल एलिमेंट है। ये एक्सेप्शन में आएंगे। इसमें कुछ छूटा है क्या? आपने फॉस्फोरस और सल्फर भी आता है काम। फॉस्फोरस आ गया, फॉस्फोरस नहीं दे रखा इसमें। ये हो गया। कॉपर आया कि नहीं आया? कॉपर आ गया। ये हो गया 17। CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये वाले एलिमेंट रहेंगे जो 17 एलिमेंट है। अब इनमें से जो 17 एलिमेंट है इन 17 एलिमेंट में से आपको CHO, ये CHO एलिमेंट आपको डायरेक्ट कहां से मिलेंगे? CO2 से और H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ना यहाँ पर दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक होते माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या? एक होते माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनका प्लांट को कम रिक्वायरमेंट हो, जिनको माइनर एलिमेंट बोल सकते हो, और एक आएगा मैक्रो या मेजर एलिमेंट्स।
जिनका प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है उनकी बात की जाए, यहाँ पर कोई भी प्लांट हो तो उसके लिए क्या क्या, कोई भी प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन कौन से आप कह सकते हो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, कौन कौन से एलिमेंट की एसेंशियल है, ये होना ही जरूरी, ये नहीं होगा तो इससे इनका लाइफ नहीं चलेगा। मतलब जो आप कह सकते हो कोई भी जो एलिमेंट होता है वो प्लांट की एक जनरल ग्रोथ के लिए या उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। उसका सपोर्टिव के लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए मिनरल्स न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि प्लांट में इन मिनरल्स की एब्सेंसी हो जाएगा ना तो उनका जो लाइफ साइकिल है ना, वो लाइफ साइकिल भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। लाइफ साइकिल अफेक्ट होगा तो ना तो उसमें सीड का प्रोडक्शन हो पाएगा, ऐसा कर सकते हो आप। अब यहां पर दूसरा कंडीशन है, जो भी आप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के थ्रू सबस्ट्रेट नहीं किया जा सकता, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि कार्बन की जगह कोई ऑक्सीजन का प्रोवाइड करवा दिया जाए या हाइड्रोजन की जगह कार्बन प्रोवाइड करवा दिया जाए। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हो। एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपन ने बोला ना कि आपके भाई कार्बन की डेफिशिएंसी से है डिजीज होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से डिजीज होगी, या मैग्नीशियम क्लोरीन की वजह से ये डेफिशिएंसी होगी, तो वो होगी। आप उसको दूसरा एलिमेंट दे करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, उसका सप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा समझ सकते हो ना भाई। किसी भी एक एलिमेंट का रिक्वायरमेंट अदर एलिमेंट के द्वारा उसका क्या नहीं कर सकते, उसका सप्लाई नहीं कर सकते, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हो, ऐसा है बोल सकते हो। आप ये भी बोलते हो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी हेल्प करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी हेल्प करते हैं। यहां पर प्लांट में इस मिनरल की रिक्वायरमेंट के लिए एक मेथड्स होते हैं, जिसके लिए एक साइंटिस्ट आएगा तुम्हारे, जूलियस 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 ऑन जूलियस ऑनसेक, ये जर्मन बोटनिस्ट हैं। क्या है, जर्मन बोटनिस्ट है, जूलियस ऑनसेक से जर्मन बोटनिस्ट है। इन्होंने एक क्या किया, सोयल की एब्जेंसी में, सोयल की एब्सेंसी में क्या किया, प्लांट को ग्रो किया। क्या सोयल की एब्सेंसी में आप प्लांट को ग्रो कर सकते हो? क्या टोटली इन्होंने सोयल एब्सेंट रखा है? क्या सोयल की एब्सेंसी में प्लांट को ग्रो कर सकते हो? ऐसा हो सकता है माता जी? अरे तो यही तो बात हो रही है ना, मैं यही तो आपसे बोल रहा हूं कि आप ये भाई साहब है ना आपके जूलियस ऑनसेक, इन्होंने बोला है कि आप विदाउट विदाउट क्या कर दिया, सोइल के, हाँ यहाँ सोइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको किस में प्लांट को ग्रो करवाया है, यहाँ पर मिनरल के सॉल्यूशन में, जिसमें आपने क्या करा, इन्होंने एक टेक्निक जो अप्लाई की ना, उसका टेक्निक का नाम है यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स। इन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में इन्होंने क्या करा भाई, आपको प्लांट को क्या करना है, स्टेब्लिश करना है। तो स्टेब्लिश करने के लिए क्या करोगे, एक स्टैंड भाई आप कोई कंटेनर लोगे ना, कंटेनर सॉल्यूशन जिसमें भरोगे,
तो उसमें प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप किसी भी प्लांट का मिनरल का इजीली स्टडी कर सकते हो। जैसे सोयल में तो आप पता नहीं लगा सकते कि भाई साहब कौन से प्लांट को कौन सा मिनरल का कौन सा न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा आप सोयल में पता नहीं लगा सकते। यहां तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। जैसे आपको जो प्लांट के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जितने भी मिनरल्स हैं उन सभी को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना करके आप किस में डाल दोगे, एक सॉल्यूशन बना लोगे। अब उस सॉल्यूशन में बनाने के बाद ऐसे प्लांट दे रखा है बुक में, ये वाला ऐसे सॉल्यूशन दे रखा है। इस सॉल्यूशन में आपने साइड से एयर एंटर कराने के लिए रख रखा है और एक साइड से आपने सॉल्यूशन एंटर कराने के लिए रख रखा है। तो यहां पर क्या किया, इस मेथड के थ्रू आप ये स्टडी कर सकते हो। ऐसे सेट कर दिया जाए। ये हो जाएगा। यहां से तो आप जो भी यहां से ऐड किया जाएगा वाटर प्लस मिनरल, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो यहां से एंटर करोगे और एक जो पार्ट रहेगा, एक पार्ट से आपको एयर एंटर करानी रहेगी। क्या एंटर करानी रहेगी, एयर। भाई प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ना एयर, ऑक्सीजन का सप्लाई बाहर से क्या करना पड़ेगा, ये यहां से एरेटिंग ट्यूब डालना पड़ेगा। अब क्या हुआ, इसमें आप जो भी मिनरल ऐड करके और यहां पर आप प्लांट लगा दो और इसमें थोड़ा सा इसको पैक करने के लिए थोड़ा कॉटन वोटन भर दो। ये कर दिया और यहां पर ये रूट का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा आप देख सकते हैं। अभी मैं पूरा पहले चैप्टर का थोड़ा समरी बता रहा हूं। तो यहां पर क्या ये सिस्टम इन्होंने सेट कर दिया, प्लांट को ऐसे यहां पर बीच में यहां पर थोड़ा सा यहां पर कॉटन लगा दे पैकिंग के लिए कि बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं हो। कॉटन वोटन लगा दोगे तो इसमें कुछ एक्सचेंज नहीं हो, थोड़ा बाहर का कोई अपन को बाहर से कुछ ऐसा नहीं करना। जो भी देना वो एयर भी एंटर कराओगे तो वो प्योर एयर करवाओगे एंटर, ब्रीथिंग वाली एरेटिंग ट्यूब डालोगे तो। दूसरा है कि आप कोई सा बाहर एनवायरमेंटल कॉन्टेक्ट रखोगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो सकता है इन्फेक्शन, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसमें जो सॉल्यूशन कल्चर है सेटअप बना रखा है, जो एक हाइड्रोपोनिक्स मेथड है, इसमें जो प्लांट को जो रिक्वायरमेंट है, जितने भी मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स की जिनकी भी रिक्वायरमेंट है वो सब इनमें ऐड कर दिए। अब सब ऐड हो जाएगा तो उससे प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, ऐसा बोल सकते हो ना माता जी। प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा, प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करा। लेकिन इसमें ये एक तरह से यहाँ पर आपके पास सुविधाएं हैं कि आप इसमें किसी भी एलिमेंट को
डेफिशिएंसी करके, उसमें कमी करके उस प्लांट में उससे रिलेटेड डिजीज के या उससे होने वाले जो भी कोज हो रहे हैं, जो भी करेक्टर आ रहे हैं कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से करेक्टर सामने आएंगे, वो सामने आपको प्रेजेंट हो जाएंगे। भाई यहाँ पे जो भी मिनरल्स डाला उसका सब प्लांट ग्रो कर रहा, लेकिन जो भी आपने मिनरल की कमी करते गए तो क्या होगा, उससे रिलेटेड प्लांट पर करेक्टर साइन आ जाएंगे। तो साइन आ जाएंगे तो उससे पता लग जाएगा भैया इस मिनरल की वजह से ये वाले करेक्टर आ रहे हैं, इसकी वजह से ये लक्षण आपको सामने दिखाई दे, तो इससे आप भाई इस मिनरल की वजह से ये वाला करेक्टर सामने आया। ऐसे इन्होंने जितने भी जो भी प्लांट्स थे उन सभी पर क्या किया, इन्होंने स्टडी करा, स्टडी करके जितने भी मिनरल्स का आपको हो रहे हैं उन सभी से रिलेटेड इन्होंने सबका स्टडी किया है। तो यहाँ पर जो भी आपके दे रखे हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, जो भी क्लोरीन है, उन सभी के बारे में। अब यहाँ से जितने भी आप मिनरल्स ले रहे हो तो वो कौन सी फॉर्म में ले रहे हो, जैसे क्लोरीन है तो उसको क्लोराइड आयन के फॉर्म में लोगे, क्लोराइड आयन के फॉर्म में लोगे। मोलिब्डेनम है तो उसको किस फॉर्म में, मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में लोगे। बोरेन को बोरेट आयन के फॉर्म में लोगे। जिंक को जिंक Zn+2 आयन के रूप में लोगे। मैग्नीज को Mn+2 के रूप में। आयरन को Fe+2 Fe+3 आप जानते हो उसके फॉर्म में। सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में लोगे। कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में। पोटेशियम को K+ के रूप में। फॉस्फोरस को फॉस्फेट के रूप में। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में। जितने भी आप जानते हो ना, क्योंकि आप नाइट्रेट होता है प्लांट जो लेता है, तो आप जैसे अमोनिया 4 का बनता है, अमोनिया से क्या बनता है, पहले नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, और वो नाइट्रेट को फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे आपको मिनरल्स के बारे में दे रखा है। फिर मिनरल्स के बाद उनसे डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होंगे उसके बारे में दे रखा है। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिक होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट नॉन टॉक्सिक होता है, उनके बारे में दे रखा है। फिर प्लांट किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, वो इसमें आपको आगे दे रखा रहता है। फिर उसके बाद यहां पर आपको दे रखा है इसी चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल। नाम सुना नाइट्रोजन साइकिल का माता जी? अब प्लांट को जो नाइट्रोजन साइकिल की बात की जाए तो यहाँ पर प्लांट नाइट्रोजन को किस किस फॉर्म में लेते हैं, कौन कौन से तरीके से नाइट्रोजन को लेते हैं। प्लांट एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को किस किस फॉर्म में लेते हैं, वो तो आप बोल दोगे कि नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन, या आप ये कह दो कि प्लांट को नाइट्रोजन अपन कौन कौन से फॉर्म में उनको प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तरीके की बात करें, प्लांट को उनको कौन कौन से तरीके से नाइट्रोजन मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन इतना परसेंटेज है, एनवायरमेंट में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, 76 है जी माता जी, इतना ही है क्या? जहां तक थोड़ा आपको याद रहे कि एनवायरमेंट में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, 76 है कि 78? मेरे को जहां तक लग रहा है कि ऑक्सीजन तो हाँ इतना है, जहां तक आपको थोड़ा सा याद हो तो। नाइट्रोजन कितना परसेंटेज रहे आप बता सकते हो इस बारे में और ज्यादा, क्योंकि आप केमिस्ट्री पर 78 है। फिर ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, 21 ही है ना? जहां तक ये भी इतना ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन इतना ही है। ये फर्स्ट नंबर का कंटेन है, ये सेकंड नंबर का कंटेन है, थर्ड नंबर का कौन सा कंटेन आएगा?
थर्ड नंबर का कौन सा 0.03%। एनवायरमेंट में नाइट्रोजन बढ़ गया कि पहले से CO2 बढ़ गया है? एनवायरमेंट में 0.03% है आपका CO2, और इससे थोड़ा ज्यादा आपके क्या कंटेंट है वो मुझे बताओ। ये वाला कंटेंट है क्या? आपके पास सुविधाएं हैं तो आप, हाँ भाई आपके पास जो मोबाइल है उससे आप देख सकते हो, आपके पास सुविधा है तो उससे देख सकते हो कि कितना परसेंटेज है। भाई यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इतना रहेगा, 21% इतना 78 ही है, ठीक है। ऐसा है मतलब, और ऑर्गन कितना परसेंटेज है देखो, आर्गन कितना क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, आप देख लो रेशो क्या रहेगा भाई। एनवायरमेंट में कौन सा किसका, कौन 9 है ना, ये दे रखा है ना थर्ड नंबर में। ये कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा किसका वैल्यू है, परसेंटेज में कौन से नंबर थर्ड नंबर पे आता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी को CO2 को ही बोलते हैं कि थर्ड नंबर पर CO2 को इंक्लूड किया जाता है, क्या है ना, यही बोला जाता है माता जी कि थर्ड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे आपका नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, और थर्ड नंबर पर क्या बोला जाता है, CO2 बोला जाता है। लेकिन क्या होता है, आर्गन होता है, ऐसा आप कर सकते हो। अब ये भी तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हो कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, सबसे लार्ज अमाउंट में 76 है, 78 जो भी आप बोल रहे हैं, 76-78%, लेकिन प्लांट फिर भी इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते माता जी, ऐसा बोल सकते हो ना, फिर भी प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं माता जी? क्या हुआ? डायरेक्ट एनवायरमेंट से फिक्सिंग नहीं होता, मीन्स इन एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में, ये ज्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ऐसा आप कह सकते हो। फिर डायरेक्ट प्लांट जैसे ऑक्सीजन क्रिएटिव होता है, ऑक्सीजन जैसे एक्टिव होता है, वैसे आप नाइट्रोजन थोड़ी होता है इतना, जैसे नाइट ऑक्सीजन और CO2 का जैसे एक्सचेंज होता रहता है, ऐसे तो नाइट्रोजन को भी एक्सचेंज होना चाहिए ना, तो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर क्या देखा जाए कि नाइट्रोजन मोस्टली सबसे ज्यादा है, लेकिन वो एनवायरमेंट में थोड़ा इनएक्टिव फॉर्म में, इतना क्रिएटिव नहीं, ध्यान में रखना। यदि ऑक्सीजन का ज्यादा एनवायरमेंट होता है ना, ऑक्सीजन का, तो वो फिर आपका एनवायरमेंट कैसा होता है, विगोरियसली होता है, मतलब ये बात करो कि वहां पर कभी भी आग लगने की संभावना रहती, ज्यादा ऑक्सीजन हो रहता तो क्वांटिटी में, कभी भी कैसे भी आग लग सकती थी, ऐसा भी होता है। लेकिन एनवायरमेंट में जो और गैसों को बैलेंस करने के लिए, इनएक्टिव फॉर्म में बैलेंस करने का काम कौन करता है, नाइट्रोजन होता है। आप यहाँ पर ये भी बात की जाए कि जो नाइट्रोजन होता है ना एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा है, फिर भी कौन कौन से तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को लेते हैं, तरीके मुझे बता सकते हो? प्लांट कौन कौन से तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? यहां पर आपके 3 तरीके हैं जहां से प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकता है। एक तो आप जानते हो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन
फिक्सेशन मतलब बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हुआ, बहुत सारे जैसे एल्गी हुआ जिसके हेटेरोसिस्ट बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी हो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उनसे नाइट्रोजन डायरेक्ट फिक्स कर सकता है। कुछ एल्गी हुआ वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले सकता है, जिसे आप बोलते हो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसा बोल सकते हो। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब ले सकता है। सेकंड कंडीशन है, ये बायोलॉजिकल हो जाएगा ना। सेकंड कंडीशन है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है? होता है माता जी। तो इंडस्ट्री में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या बनाया जाता है? बनाए जाते हैं जिनको आप बोलते हो एनपीके फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन इतना परसेंटेज होता है, ऐसा बोल सकते हैं माता जी। तो इंडस्ट्रियल में पहले क्या प्रोसेस होता है, अमोनिया को एक प्रोसेस होती है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया को या आप कह सकते हो पहले तो क्या किया जाता है, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्रोजन को, जिससे लिक्विड नाइट्रोजन जिसे बोला जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है माता जी? लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है माता जी? कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा? चलते हैं, ये नाम सुना? क्रायो प्रिजर्वेशन, नाम सुना? हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन में आपने चैप्टर 2 में इनका स्टडी किया है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर पोलन ग्रेन को स्टोर करते हो, स्पर्म को स्टोर करते हो और स्टोर करके इनको लॉन्ग ड्यूरेशन तक रख सकते हो। जैसे सीमन बैंक के फॉर्म में अलग अलग बैंक बनाए जाते हैं ना, उनके थ्रू इनका यूज किया जा सकता है। जैसे होते हैं ना जानवरों के डॉक्टर, वो बैग लटका करके घूमते हैं, कुछ ऐसा कंटेनर, उसमें आपके लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इतना माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उस वजह से वो क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिक्स करते हैं। सेकंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले नाइट्रोजन को लिया जाएगा, पहले इंडस्ट्री के थ्रू नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से लिया जाएगा और उस नाइट्रोजन को फिर अमोनिया में चेंज किया जाएगा, अमोनिया को फिर चेंज किया जाएगा नाइट्राइट में और नाइट्राइट फिर चेंज होगा नाइट्रेट में, जिसमें बैक्टीरिया हुआ, एल्गी हुआ, उसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। दूसरा कंडीशन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स किया इंडस्ट्री के थ्रू, फिर उससे फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन किया।
और तीसरा कंसेप्ट कौन सा है जो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे? तीसरा कंसेप्ट कौन सा रहेगा? लाइटनिंग, जिसको बुक में दे रखा है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मीन्स आप समझे, थोड़ा आइडिया बता सकते हो? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या लाइटनिंग, आप इस सीजन की बात करें, इसमें क्या होता है? लाइटनिंग होती है, बिजली गरजती है, बिजली चमकती है, होती है। तो इस ड्यूरिंग क्या होगा? एनवायरमेंट में ये वाला और ये वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे माता जी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएंगे। अब इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड में फिर क्या होगा? ये वाटर के थ्रू आ जाएंगे और नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा और इसको डायरेक्ट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये आपका यहाँ पर ये वाला टेक्निकल रहेगा जिसको आप बोलते हैं नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होगा। नोड्यूल होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, जिसको आप क्या बोलते हो? लेग्यूम प्लांट बोलते हो। लेग्यूम प्लांट में आप इंक्लूड करते हो, पल्सेज इंक्लूड करते हो, और इन पल्सेज इंक्लूड में इनमें क्या, इनका जो रूट होता है, इन रूट में इनकी जो लेग्यूम प्लांट का जो रूट होता है, उस रूट में रूट नोड्यूल का बनता है। क्या बनता है? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा आप बात करते हो ना। और इस रूट नोड्यूल में कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजो क्या होता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। जैसे कोई सा भी आप लेग्यूम प्लांट का सीड जर्मिनेट होगा ना, अब जैसे ही इससे प्लांट से रूट का फॉर्मेशन होगा, तो आप जानते हो जो सोइल होगी ना, उस सोइल में ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। और ये राइजोबियम जो लेग्यूमिनोसोरम है, ये सभी प्लांट को जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट को डिटेक्ट कर लेता है, उनको क्या कर लेता है? पहचान लेता है। अब जैसे पहचान लेगा कि ये लेग्यूम प्लांट के सीड की रूट है, क्योंकि उनके थ्रू भी क्या निकलेंगे? एक विशिष्ट, एक स्पेशल टाइप की केमिकल का सिक्रेशन होगा, और वो केमिकल क्या करेंगे? उन बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उसके अंदर इनसाइड एंटर करेंगे। किसके थ्रू एंटर करेंगे? क्योंकि आप जानते हो जब रूट का सेक्शन कटिंग करते हो, ये हो गया एपिडर्मिस,
और एपिडर्मिस में ये क्या हो जाएगा, रूट एयर। अब रूट एयर से, और रूट एयर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस, ये हो जाएंगे रूट एयर। अब बैक्टीरिया जैसे आपका पहले रूट को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, रूट को क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे रूट को आइडेंटिफाई करेगा ना, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया वो तो सोइल में ही है। आप जानते हो ना, जो मुट्ठी भर आपका सोइल लेते हो तो उसमें क्या देखते, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। ऐसा आपने सेकंड चैप्टर में देखा है। तो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, अलग अलग वेराइटी के रहेंगे। और जैसे ही आपने रूट नोड्यूल का रूट देखा तो वो रूट में क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा रूट एयर में। और फिर रूट जो रहेगी उसका एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। अब क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इनसाइड एंट्री करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, इनसाइड एंट्री करेगा। और इनसाइड एंट्री करके क्या करेगा, जैसे बैक्टीरिया इनसाइड एंट्री करेगा ना, तो आपका जो रूट एयर है ना वो क्या हो जाएगा, कोइल हो जाएगा। रूट एयर क्या हो जाएगा, कोइलिंग हो जाएगा, कोइल्ड हो जाएगा। और ये इसी के साथ साथ आपका जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का जो थ्रेड था वो क्या कर जाएगा, एंटर चल जाएगा, इनसाइड चल जाएगा। और जो इनर कोर्टेक्स है ना, उस इनर कोर्टेक्स को नोड्यूल फॉर्मेशन करने के लिए इंड्यूस करेगा। तो ये वहां जाकर के अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा और सेल्स में नंबरिंग बढ़ाएगा, और नंबरिंग बढ़ा करके वहां रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो आपने देखा होगा ना, जो डाइकोट प्लांट में आपका लेग्यूम प्लांट है, उनकी सरफेस पर ऐसी नोड्यूल देखने को मिलेगा। ऐसे जो गार्डन पी प्लांट होता है उसकी सरफेस पर आप देख सकते हो, आपका ग्राम का जो प्लांट है उसको आप उखाड़ करके देखोगे तो उसके ग्राम के प्लांट में भी क्या देखने को मिलेगा, ऐसे रूट नोड्यूल देखने को मिलेगा। ये रूट नोड्यूल कहां से जनरेट हुई, जो इनर कोर्टेक्स है ना, वो इनर कोर्टेक्स की सेल डिवाइड होकर के आउटसाइड ग्रोथ मिल जाती है। इनर कोर्टेक्स डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा, जो आउटसाइड जनरेट हो जाएगी। और वो कोर्टेक्स जो जनरेट हुई है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। जब भी तो ऐसा बोला जाता है कि जो जैसे आप बात की जाए कि जैसे जो ग्राम का प्लांट होता है, इसको अपन फर्टिलाइजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको बाहर से अपन कोई फर्टिलाइजर नहीं देते। जैसे बारिश का रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में मैक्सिमम अपन जो क्रॉप्स ग्रो करते ना, तो उसमें बाहर से बहुत कम अपन को फर्टिलाइजर देने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर में मेन होता है नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन कहाँ से मिल जाता है आपको, डायरेक्ट रेनी सीजन से, रेन के थ्रू मिल जाता है। दूसरा कंडीशन है, जो भी आपके ग्राम है तो ग्राम को भी डायरेक्ट आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो ये भी अच्छा ग्रोथ करता है। तो आप जब भी तो बोलते हो कोई भी क्रॉप्स ग्रो करते हो तो उसमें एक प्रोसेस, एक नेम आता है जिसको आप बोलते हो क्रॉप रोटेशन। जानते हो ना क्रॉप रोटेशन माता जी, नेम सुना क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन नेम सुना है ना? सुना है। रोटेशन का मीन्स क्या हो जाएगा भाई, आप कोई भी क्रॉप्स ग्रो करते हो, ऐसे तो नहीं है कि दोनों टाइम पर एक हो जाएगा, एक वाला तो पल्सेज वाली, एक में तो एक आप ऐसे ग्रो करो कि एक बार आपने लेग्यूम प्लस लेग्यूम वाले क्रॉप्स ग्रो करी, तो दूसरे सीजन में विदाउट लेग्यूम क्रॉप ग्रो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप विदाउट लेग्यूम ग्रो करते रहोगे तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका जैसा एक जैसा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब एक जैसा करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा,
प्लांट का आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो ना। तो क्या ऐसा सलाह दी जाती है, ऐसी एडवाइस दी जाती है कि हमेशा क्रॉप को जो ग्रो करें तो उसका रोटेट होना जरूरी है। भाई एक बार आप वन सीजन में आप लेग्यूम प्लांट ग्रो करो और अदर सीजन में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करो। तो जैसे ही आप प्लांट को कट भी कर दोगे ना, तो उस लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स होती है वो क्या रह जाएगी, सोइल के इनसाइड रह जाएगी, जो अदर जो फसल ग्रो करोगे ना उसको भी बेनिफिट प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा देगी। तो यहां पर ऐसा बोला जाता है कि आप क्रॉप रोटेशन करके एक बार लेग्यूम प्लांट ग्रो कर लो और एक अदर नॉन लेग्यूम प्लांट ग्रो कर लो, जिससे कि भी आपका जो सोइल की फर्टिलिटी रहेगी ना वो कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। क्या रहेगी, सोइल की फर्टिलिटी प्रॉपर बनी रहेगी। ऐसे आप वन टाइप की नॉन लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करोगे तो सोइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए किसानों को बोला जाता है कि आप मैक्सिमम क्रॉप रोटेशन करें, ऐसा बोला जाता है माता जी। आपका जो ये चैप्टर है ना, ये इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, समरी हो जाएगा। कुछ हुआ एक्सप्लेन माता जी, क्या क्या पॉइंट रहा भाई? एक तो एसेंशियल हो जाएगी कौन कौन से एलिमेंट है, 17 एलिमेंट के बारे में अपन ने डिस्कस करा। सेकंड कंडीशन अपन बात की जाए कि आपके न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या उसका एसेंशियलिटी रहेगा, क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। देन आपका हाइड्रोपोनिक्स मेथड रहेगा। देन अपन ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट कौन कौन से कंडीशन में उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। थर्ड कंडीशन है कि कौन कौन से आपके क्रिटिकल कंसंट्रेशन में कौन से न्यूट्रिएंट्स किस हिसाब से लिए जाएंगे, तो वो अलग अलग उनका क्राइटेरिया दे रखा है। कौन से न्यूट्रिएंट्स की कौन सी कमी से कौन सा डिजीज होगा वो वाला दे रखा है। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी ज्यादा ले जाएंगे तो कौन कौन सा टॉक्सिक नेचर शो करते हैं वो वाला कंडीशन दे रखा है। फिर मैकेनिज्म आपको बताया दिया कि कौन कौन सा मैकेनिज्म है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे कैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन आप देख ही लिया, ट्रांसलोकेशन चैप्टर 11 में आपने स्टडी कर लिया। देन नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, और नाइट्रोजन साइकिल आपके इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। और लास्ट पॉइंट है आपका नोड्यूल फॉर्मेशन। अब